नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की खबरों के साथ इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं दुनिया में क्या कुछ हलचल मची हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस वक्त क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, हर तरफ हमारी नजर रहती है। इसलिए आज जब हम आपको शो दिखाने जा रहे हैं तो दुनिया की बड़ी खबरें हम जो आपके सामने रखेंगे उसकी झलकी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बात करेंगे उस जंग की जो रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस जंग ने न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और सुरक्षा की तस्वीर को हिलाकर रख दिया है। हर दिन हर पल मौत और विनाश और बढ़ती अनिश्चितता सवालों के दायरे में है। आज वर्ल्ड नाउ में हम जानेंगे कि इस जंग की वजह क्या है, इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है और आखिर इसका समाधान कैसे निकल पाएगा। क्या कोई सोल्यूशन है? क्या शांति की बातचीत आगे बढ़ी है? क्या कोई पीस प्लान फिर से आया है? सारी डिटेल आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे एक बार फिर से नया मसौदा पीस प्लान में रखा गया है और इस मसौदे पर रूस और यूक्रेन का रिएक्शन क्या है। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में। आज हम आपके सामने अमेरिका के उस कड़वे सच की जिसे अब तक छिपाने की पूरी कोशिश की गई। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की पॉलिसीज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हां, यूरोप ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। क्या अमेरिका की दादागिरी अब दुनिया के सामने खत्म होती जा रही है? क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका एक नाम मात्र की महाशक्ति रह जाएगा? इस पर भी डिटेल से बात होगी। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका की उस धमकी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने खुलेआम 3 देशों के राष्ट्रपति वेनेजुएला, ईरान और कोलंबिया को अपने रडार पर लिया है। क्या यह सिर्फ चेतावनी है या फिर अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है या फिर यह सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है? इस पर भी डिटेल आपको देंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन की एक जबरदस्त और शानदार टेक्नोलॉजी की। चीन ने हाल ही में सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन और चाइना डेली के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की टीम ने 1 टन स्केल यानी कि 1 टन वजनी टेस्ट व्हीकल को सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचा दिया। चीन की उपलब्धि 10 साल की रिसर्च का नतीजा है जिसमें हाई पावर एनर्जी स्टोरेज, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन जैसी चुनौतियों को पार किया गया है। चीन की इस कामयाबी से पूरी दुनिया हैरान है और चीन की इस रफ्तार को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। कैसे मैग्लेव के एक नए कीर्तिमान को चीन ने हासिल किया और क्या जमीन पर आसमान से तेज चलना इसी के साथ संभव हो गया है, बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन तमाम खबरों को देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग की बात। वो जंग जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जंग ने दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है जिसमें हर दिन मौत है, विनाश है और बढ़ती हुई अनिश्चितता है। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में जंग शुरू हुई और अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। सीमाएं बदल रही हैं, ताकत का नक्शा खींच रहा है और हथियारों की आवाज गूंज रही है और यह आवाज बातचीत की हर कोशिश को दबा दे रही है। एक तरफ रूस जो अपने बढ़ते सैन्य दबदबे को और मजबूत करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे लगातार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर एक नया 20 पॉइंट का पीस प्रपोजल तैयार किया है। यानी 2 देशों की जंग को रोकने के लिए अब वॉशिंगटन और कीव ने साथ मिलकर एक नया शांति ब्लूप्रिंट बना दिया है। कहा जा रहा है कि यह प्लान पहले वाले 28 पॉइंट से ज्यादा सख्त, ज्यादा टारगेटेड और ज्यादा राजनीतिक है। इसमें रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति भी है और युद्ध विराम के रास्ते भी हैं। 20 पॉइंट प्लान क्या है वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इस जंग से अभी तक क्या हासिल किया रूस और यूक्रेन ने। कितना विनाश, कितनी मौत, कितना संघर्ष, सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन नए साल में ये उम्मीद करेंगे कि 2026 में जंग बंद होनी चाहिए जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं। 20 पॉइंट में समझिए नया पीस प्लान, नया ये शांति मसौदा क्या है। यूक्रेन को पूर्ण रूप से एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य माना जाएगा। पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि यूक्रेन की सोवरेनिटी से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी गैर आक्रामकता समझौता लागू होगा। हमेशा के लिए युद्ध खत्म रूस और यूक्रेन के बीच। दोनों एक दूसरे पर कभी अटैक ही नहीं कर पाएंगे अगर यह समझौता माना गया तो। फिर सैटेलाइट आधारित प्रणाली से फ्रंटलाइन की निरंतर निगरानी होगी। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
औपचारिक सुरक्षा गारंटी मिलेगी, सिक्योरिटी गारंटी। शांति काल में यूक्रेन की सेना 8 लाख तक सीमित रहेगी। अमेरिका, नेटो और यूरोप यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा देंगे। यह एक ऐसा पेच है दोस्तों, जो मैं आपसे खास तौर पर कहना चाहता हूं, जिस पर कभी भी रूस एग्री नहीं करेगा, पुतिन एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन को अगर आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा मिली, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दे दी गई। नॉन नेटो अलाय भी आप यूक्रेन को मान सकते हैं। अगर आर्टिकल 5 की सुरक्षा गारंटी मिली यूक्रेन को, तो यूक्रेन पर जब कभी भी हमला होगा, नेटो को यूक्रेन के लिए जंग लड़ना पड़ेगा और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा आर्टिकल 5 के तहत। तो यह एक ऐसा मामला है जिस पर बातचीत अटक जाएगी, फंस जाएगी, इसको पुतिन नहीं मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। रूस के हमले पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध लागू होंगे, जिसकी बात आर्टिकल 5 में की गई है। यह आर्टिकल 5 का ही एक अंश आप मान सकते हैं। आगे, यूक्रेन के पहले हमले पर सुरक्षा गारंटी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर यूक्रेन पहले हमला करता है रशिया पर, तो फिर वो सुरक्षा गारंटी पाने का हकदार नहीं होगा और ऊपर जितने क्लॉज आपने देखे वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आगे यह है कि यूक्रेन के मौजूदा द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते जारी रहेंगे। रूस अपने गैर आक्रामक रुख को कानून बनाकर मंजूरी देगा। यूक्रेन को भविष्य में यूरोपीय संघ की सदस्यता दी जाएगी, यानी कि ईयू की। यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाएगा। ये ठीक है, इस पर बातचीत हो सकती है, माना भी जा सकता है। टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। गैर इंफ्रास्ट्रक्चर और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण होगा। वर्ल्ड बैंक की मदद से $800 मिलियन का फंड जुटाया जाएगा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच एफटीए समझौते की प्रक्रिया तेज की जाएगी। यूक्रेन परमाणु हथियार न रखने की प्रतिबद्धता दोहराएगा। जेप्रोजिया प्लांट और काखोवा का जो डैम है, उस पर नियंत्रण तय होगा। कब्जे वाले इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात की जाएंगी। इस पर रूस कभी नहीं मानेगा, क्योंकि रूस का कहना है कि जिन इलाकों पर रूस पहुंच चुका है, जो उसके कंट्रोल में है, अब वो उनके हैं। या तो वो बफर जोन बन सकते हैं, वो यूक्रेन को नहीं मिल सकता। और रूस कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी इंटरनेशनल पीस आर्मी उसके टेरिटरी में, उसकी सीमा के आसपास निगरानी करें, जासूसी करें या कुछ भी करें। तो यहां तो यह मामला फिर से फंसने वाला लग रहा है। अगला क्या है? अगला यह है कि समझौते के तुरंत बाद युद्ध विराम और राष्ट्रपति चुनाव होंगे। यह भी ठीक है, चुनाव कराने की बात तो लंबे समय से हो ही रही है। यूक्रेन युद्ध की राख से शांति का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स इस शांति मसौदे में डाले गए हैं जो इस बातचीत को अटका सकते हैं, जिस पर पुतिन अग्री नहीं करेंगे। और वो पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने लाइन बाय लाइन रख दी और उसमें जिस पर बात अटक सकती है वो भी पॉइंट आउट करके बता दिया। अमेरिकी समर्थन वाली पुरानी 28 पॉइंट प्लान को अब 20 पॉइंट फ्रेमवर्क में तैयार किया गया। जेलेंस्की ने इसे आधिकारिक रूप से जारी किया है और कहा है कि यही रोड मैप यूक्रेन में स्थिरता लौटाएगा। यानी जेलेंस्की चाह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह कैसे हो सकता है कि आर्टिकल 5 की गारंटी भी मिल जाए और यूक्रेन नेटो में भी ना जाए? मतलब नेटो में नहीं होते हुए भी नेटो की सदस्यता इस शांति मसौदे में लिखी गई है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई थी वो इसी बात पे शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता मांगी थी। रशिया ने कहा कि हम नेटो की सदस्यता आपको कभी नहीं लेने देंगे। जेलेंस्की ने जिद पकड़ी तो जंग शुरू हो गई। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अभी शांति मसौदे में वही बात है कि आर्टिकल 5 दे दो, यानी कि नेटो की सदस्यता दे दो। अब ना कैसे पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो ना की है। तो जेलेंस्की वही कर रहे हैं। यानी यूक्रेन शांति की बात तो करता है, लेकिन वो जंग खत्म नहीं करना चाह रहा। जिस बात पर जंग शुरू हुई उसी बात को शांति मसौदे में फिर से डाल दिया गया है। अमेरिका इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है और रूस इससे एक तरफा एजेंडा बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी कूटनीति की मेज पर शांति और मैदान में बारूदी जंग। और सवाल यह कि क्या यह फ्रेमवर्क शांति का रास्ता है या एक और कूटनीतिक जंग का अखाड़ा? शांति प्रस्ताव, नई दिशा या पुरानी उलझन को और उलझाने की कोशिश?
मुझे तो लगता है कि ये इसको और पेचीदा बनाएगा, ये मेरा मानना है। जेलेंस्की ने 23 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक किया इस शांति मसौदे को। पुरानी 28 सूत्रीय योजना हटाई गई, नई 20 सूत्रीय शांति रूपरेखा पेश की गई। अमेरिका ने खुला समर्थन दिया, रूस ने कड़ी आपत्ति जताई। वैश्विक दबाव बढ़ा, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित है और युद्ध भी अनिश्चितताओं के दौर में ही फंसा हुआ है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यह मसौदा शांति बहाल करेगा, लेकिन क्या युद्ध में घिरे यूक्रेन के लिए यह कूटनीतिक नया पैकेज वाकई गेम चेंजर होगा, या फिर यह भी बन जाएगा एक पेपर पीस जिसकी आवाज केवल फाइलों में गूंजती रहेगी। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही राजनीतिक तिकड़म नए मोड़ पर है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तीन पक्षों ने एक 3 पक्षीय सुरक्षा गारंटी ड्राफ्ट तैयार किया है। साथ ही वॉशिंगटन और कीव के बीच एक द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी समझौता भी हुआ है और आर्थिक सहयोग का रोडमैप भी तैयार है, जिसे यूक्रेन की समृद्धि के लिए बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह समृद्धि यूक्रेन के लिए फिर शक्तिशाली ताकतों के हितों के लिए? यूक्रेन शांति की पहल पर बड़ा कदम मान रहा है। 3 बड़े समझौते और एक रोडमैप है। क्या है ये? यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप सुरक्षा गारंटी मसौदा, यूक्रेन अमेरिका द्विपक्षीय समझौता सुरक्षा, और तीसरा जो रोडमैप है वो ये है कि आर्थिक सहयोग का दस्तावेज, यानी यूक्रेन में डेवलपमेंट, निवेश और पुनर्निर्माण। 3 पक्षों के बीच यह गठजोड़ विश्व राजनीति का नया खेल शुरू कर रहा है, जहां भरोसे की जगह शक और चालाकी ने ले ली है। अमेरिका रूस के बीच कूटनीति की बिसात पर अब सबसे बड़ा दांव चलने वाला है। अमेरिका रूस को एक 20 सूत्रीय ड्राफ्ट सौंपेगा, जिसे युद्ध विराम की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। जो पास हुआ तो यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसके पास होने के चांसेस बहुत कम है। 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर उसको रूस कर्टेल करेगा, हटाएगा, अगर उस पर यूक्रेन और अमेरिका मान जाते हैं तो फिर सीजफायर हो सकता है और ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल सकती है। और अगर ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली तो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप के शीर्ष नेताओं को अंतिम दस्तावेज पर इसके बाद हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूरोप को लेकर, यूरोपीय पक्ष से कौन हस्ताक्षर करेगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मतलब यहां भी सहमति अधूरी है और असमंजस वाली स्थिति है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही समझौते पर दस्तखत होंगे, युद्ध विराम तुरंत लागू होने की उम्मीद है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस समझौते को कानूनी ताकत देने की भी तैयारी है। जब यूक्रेनी संसद इसे मंजूरी दे या फिर यूक्रेन की जनता जनमत संग्रह में से समर्थन दे, और यह जनमत संग्रह संभावित तौर पर 60 दिनों के भीतर हो सकता है। यानी एक तरफ बंदूकें थमने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ राजनीति, संसद और जनता की कठिन परीक्षा भी। यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन शांति अब भी कागजों तक सीमित है। कीव इंडिपेंडेंट में एक ड्राफ्ट पब्लिश की गई। इसके मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन संशोधित शांति योजना के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 14, इस पर अब तक सहमत नहीं हो पाए दोनों मुल्क। अब जरा ये दोनों पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। पॉइंट 12 और पॉइंट 14, रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण। ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में शामिल है। यूक्रेन की कुल परमाणु ऊर्जा का लगभग 50% उत्पादन, कुल क्षमता लगभग 6000 मेगावाट, करीब 40 लाख घरों को बिजली देने की काबिलियत। दक्षिणी यूक्रेन के स्टेपी में नीपर नदी के किनारे यह प्लांट है। कीव से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चेर्नोबिल से लगभग 525 किलोमीटर साउथ में है और वर्तमान में रूसी सैनिकों की निगरानी में है। यूक्रेन चाहता है रूस यहां से पीछे हट जाए, क्योंकि रूस यहां पर पूरे टोटल कंट्रोल में है और यूक्रेन इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा चैलेंज मानता है, सवाल मानता है।
और अमेरिका इस मुद्दे पर साफ साफ बोलने से बचता दिख रहा है। अब पॉइंट नंबर 14 पर आते हैं, दूसरा सबसे अहम पॉइंट, डोनबास क्षेत्र का भविष्य। पहले जान लेते हैं कि डोनबास क्या है। डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र, जिन्हें संयुक्त रूप से डोनबास कहा जाता है, जिसका नक्शा भी मैंने ठीक यहां सामने आपके टेलीविजन पर लगाया हुआ है। डोनबास के रूस के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध है। यह सोवियत काल की विरासत का हिस्सा है। 19वीं सदी से लेकर सोवियत काल तक डोनबास औद्योगिक केंद्र रहा। कानूनी तौर पर डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध, रणनीतिक और आर्थिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस इलाके को रूस भी चाहता है, क्योंकि रूस अखंड रूस बनाना चाह रहा है। पुतिन चाहते हैं कि यूएसएसआर वाला दौर फिर से वापस लेकर आए, और यूक्रेन कहता है कि यह हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो हम इसे तो आपको दे नहीं सकते। 2014 से ही युद्ध की आग में झुलस चुका डोनबास, जहां आज भी गोलियों की आवाजें शांति की बातों को दबा देती है। यूक्रेन इस पर टोटल कंट्रोल चाहता है, लेकिन प्रस्ताव में इसकी गारंटी साफ नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे ड्राफ्ट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता का जिक्र नहीं है। वही नेटो जिसे कीव अपनी सुरक्षा की ढाल मानता है, जिसकी उम्मीद पर यूक्रेन ने भारी कीमत चुकाई है। लेकिन इसमें यह बात जरूर है कि नेटो आर्टिकल 5 की गारंटी देगा। मतलब एक तरह से नेटो की सदस्यता ना होने पर भी नेटो की सुरक्षा गारंटी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि योजना शांति से ज्यादा राजनयिक समझौता लगती है, जहां यूक्रेन से त्याग की उम्मीद है, लेकिन बदले में ठोस सुरक्षा का आश्वासन नदारद है। क्या यह शांति योजना युद्ध रोकने का रास्ता है, या फिर यूक्रेन पर समझौते का दबाव? जब तक जमीन, परमाणु सुरक्षा और नेटो जैसे मुद्दों पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक शांति सिर्फ एक अधूरा वादा बनी रहेगी। नजरें टिकी हैं रूस के जवाब पर। जेलेंस्की ने ऑफिशियल ड्राफ्ट जारी कर दिया है। रूस क्या जवाब देगा? रूस इन मुद्दों पर सहमत हो पाएगा? लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया, जहां पर रूस इसे नकार सकता है, उन पॉइंट्स को खारिज कर सकता है। लेकिन एक बात तो है, एक नई सुबह, एक नया साल, एक नया महीना, एक नया जन्म उम्मीदें लेकर आती हैं। एक नई शुरुआत की, एक नई दुनिया की, एक नए सवेरे की। और इसलिए जब यह ड्राफ्ट आया है तो पूरी दुनिया, यकीन मानिए, पूरी दुनिया शांति की इस पहल पर निगाहें जमाई हुई हैं, और दुनिया चाहती है कि युद्ध बंद होना चाहिए। और बुद्ध की धरती से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से हिंदुस्तान भी यही चाहता है कि युद्ध बंद होना चाहिए। बेशक 1-2 पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे हो, समझौता फिर भी होना चाहिए, लेकिन सीजफायर होना चाहिए और 2026 में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। चलिए वर्ल्ड नाउ में अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अमेरिका की दादागिरी वर्ल्ड नोन है। टैरिफ की दादागिरी आपने देखी पूरी दुनिया में। अब वीजा की दादागिरी चल रही है, वो भी आपने देखी, चाहे वो H-1B वीजा को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के वीजा को लेकर हो। अमेरिका ने तो हद कर दिया भाई साहब। लेकिन आज हम एक ऐसा कड़वा सच आपको बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिका छिपा नहीं सकता है। ट्रंप के राज में अमेरिका की पॉलिसीज की ऐसी दादागिरी साबित हुई है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और अब यूरोप भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है कि हम नहीं सहेंगे अमेरिका का डिजिटल डोमिनेंस, यानी डिजिटल दबदबा। अमेरिका ने इस बार टैरिफ नहीं बल्कि वीजा पॉलिसी को हथियार बना लिया है। ट्रंप ने अपने पुराने दोस्तों को धोखा देकर डिजिटल पॉलिसी पर मनमानी कर यूरोप को खुली चुनौती दे दी है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और दोस्ती में दरार। तो क्या यह एक नया डिजिटल वॉर है? कैसे, आइए समझते हैं। क्योंकि अब टैरिफ से आगे बढ़कर ट्रंप की डिजिटल डोमिनेंस नजर आ रही है। पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया उन्होंने, यूरोप को कड़ी चेतावनी दे दी। अमेरिका की मनमानी नीति से यूरोप में तनाव बढ़ रहा है। 5 यूरोपीय नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ट्रंप ने वीजा बैन लगाने का फैसला सुनाया। अब आपको समझाते हैं ये पूरा मजमून क्या है, कहानी क्या है। दरअसल हुआ यह कि 23 दिसंबर 2025 को अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने ऐसे कदम उठाए जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिजिटल की दुनिया में भूचाल ला दिया।
5 यूरोपीय नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर बैन लगाया गया। आरोप है कि ये लोग अमेरिका टेक जायंट्स जैसे कि एक्स, मेटा पर दबाव बनाकर अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का षड्यंत्र कर रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि नागरिकों ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर दबाव डालकर डिजिटल सेंसरशिप का दबाव बनाया। ट्रंप का यह कदम यूरोप के लिए साफ संदेश है कि अमेरिका अब अपने डिजिटल प्रभुत्व के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ये 5 यूरोपीय नागरिक कौन है जिन पर बैन लगा है, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले नाम आता है थियरी ब्रेटन का। थियरी ब्रेटन फ्रांस के पूर्व ईयू कमिश्नर हैं। ईयू के डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए के मुख्य आर्किटेक्ट, इन पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद इमरान अहमद, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ, इनको भी बैन कर दिया गया। इमरान अहमद जो कि यूके आधारित हैं लेकिन यूएस में भी सक्रिय संगठन है इनका। क्लेयर मेलफोर्ड ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की को फाउंडर है, इनको भी अमेरिका में घुसने से मना कर दिया गया, मतलब बाहर ही रहिए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। एना लेना वॉन होहेनबर्ग जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर हैं, इनको भी कहा गया कि उधर ही रहिए, इधर आने की आवश्यकता नहीं है। जोसेफिन बैलॉन जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर है, इनको भी अमेरिका ने घुसने नहीं दिया। तो ये वो लोग हैं जिनको अमेरिका में एंट्री ही नहीं दी गई, साफ साफ मना कर दिया गया। अब आपको थियरी ब्रेटन के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। यूरोप के डिजिटल जंग के सबसे बड़े योद्धा थियरी ब्रेटन, जो व्यक्ति जिसने डिजिटल दुनिया में अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया। डिजिटल सर्विसेज एक्ट डीएसए के ब्रेन, जिसने अरबपतियों को झुकने पर मजबूर किया। ब्रिटेन ने मस्क जैसे सबसे ताकतवर अरबपति को चुनौती दी और क्या हुआ? इलॉन मस्क के एक्स को यूरोप ने 120 मिलियन यूरो का भारी भरकम जुर्माना ठोका। इतना ही नहीं, गुस्से में मस्क ने ब्रिटेन को यूरोप का तानाशाह तक कह डाला। पर क्या सच में ब्रिटेन तानाशाह है या वो सिर्फ उस सिस्टम के एक सच्चे प्रहरी हैं जो डिजिटल लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं? डीएसए ये कानून नहीं है, डिजिटल क्रांति है। वो दीवार जो ऑनलाइन गलतफहमियों, गलत सूचनाओं और मनमानी के खिलाफ खड़ी है। अब जानिए इमरान अहमद, जो कि सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ हैं, यूके बेस्ड हैं लेकिन यूएस में इनका संगठन है। इमरान अहमद एक प्रमुख डिजिटल एक्टिविस्ट और सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के सीईओ। सीसीडीएच यूके आधारित एक संगठन है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही डिजिटल नफरत, गलत सूचना और ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ काम करता है। और यह संगठन यूके में स्थापित है लेकिन इसका प्रभाव और कार्य अमेरिका समेत कई देशों में है। इमरान अहमद सीसीडीएच डिजिटल युग में ऑनलाइन नफरत और गलत सूचना से लड़ने में एक प्रभावशाली संस्था का नेतृत्व करते हैं। उनके काम का प्रभाव न केवल यूरोप बल्कि ब्रिटेन बल्कि अमेरिका जैसे बड़े डिजिटल बाजारों में भी महसूस किया जाता है। क्लेयर मेलफोर्ड, जिनको अमेरिका ने घुसने नहीं दिया, वो ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की को-फाउंडर है। क्लेयर मेलफोर्ड ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज को ट्रैक करता है, रेट और रोकने के लिए काम करता है, उनको लीड करती है। जीडीआई के माध्यम से क्लेयर ने ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठी और गलत सूचना के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा तैयार किया। उनका उद्देश्य डिजिटल स्पेस को विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है, जहां हर नागरिक बिना डर के सच जान सके। आपको पता है, सोशल मीडिया पर झूठ, अफवाह, गलत इंफॉर्मेशन का कितना बड़ा जाल नेक्सस फैला हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इन पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को रोकने के लिए उनकी टीम प्रभावी और मॉडरेशन इवैल्यूएशन सिस्टम विकसित कर चुकी है। यह काम अमेरिका और यूरोप के टेक दिग्गजों के लिए चुनौती बन चुका है। क्लियर और उनकी संस्था पर आरोप है कि वो बड़े टेक प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप का दबाव डालती है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा है। खासतौर पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उनकी आलोचना होती है कि वो सेंसरशिप एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो विवादों का केंद्र बन चुका है। एना लेना वॉन होहेनबर्ग जर्मनी के एनजीओ हेट एड की लीडर हैं, जो सोशल मीडिया और
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही नफरत, हेट स्पीच और डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एनलेना का काम डिजिटल हेट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में काफी प्रभावशाली माना जाता है। वीजा बैन इस वजह से लगाया गया है ताकि डिजिटल कंटेंट मॉडरेशन को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली गैर अमेरिकी व्यक्तियों और संगठनों को सीमित किया जा सके। इस फैसले से यूरोप और अमेरिकी जो संबंध हैं, जो डिप्लोमेसी है, उसमें तनाव और विवाद पैदा हो गया है। एक और नाम निकलकर सामने आया था, जोसेफिन बेलोन। ये जर्मनी की एनजीओ हेट एड की लीडर है। बेलोन जर्मनी की प्रमुख सोशल वर्कर है और हेट एड नाम की गैर सरकारी संगठन चलाती हैं। हेट एड जो सक्रिय संगठन है जो ऑनलाइन नफरत, घृणा और साइबर धमकियों के खिलाफ संघर्ष करता है। यह संगठन पीड़ितों को सहायता, कानूनी मार्गदर्शन और सामाजिक जागरूकता प्रदान करता है। अमेरिका का कहना है कि जोसेफिन बेलोन और कुछ दूसरे यूरोपीय नागरिक डिजिटल पॉलिसी और सेंसरशिप को लेकर ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिकी टेक दिग्गजों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। इसलिए अमेरिकी प्रशासन ने उन पर वीजा बैन लगाया है ताकि वो अमेरिका में घुस ही ना पाएं। इन दिग्गजों के खिलाफ इसलिए ट्रंप ने वीजा बैन लगाया। ट्रंप प्रशासन ने इस कदम को डिजिटल डोमिनेंस बनाए रखने और अपनी नीति का हिस्सा बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी दृष्टिकोण को दबाने के लिए यूरोपीय नियमों का इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रंप प्रशासन डीएसए को सेंसरशिप मानता है, जबकि ईयू इसे हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन और इलीगल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कानून बताता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे धमकी और जबरन बताया है और कहा कि यूरोप की डिजिटल संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि जरूरत पड़ी तो तेज जवाब दिया जाएगा। जर्मनी और अन्य यूरोपीय लीडर्स ने भी इसे अनएक्सेप्टेबल माना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप परवाह कहां किसी की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने फैसलों की परवाह करते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी परवाह के डिजिटल पॉलिसी को अपने तरीकों से बदल दिया। जो कभी अमेरिका के करीबी सहयोगी थे, अब उनके फैसलों से नाराज और खफा हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। दोस्ती, भरोसा, साझेदारी, दशकों तक यही रिश्ता रहा अमेरिका और यूरोप का, लेकिन अब सब कुछ बाय बाय हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं माई वे और हाईवे, इसलिए कहानी बदल रही है। वॉशिंगटन और यूरोप के बीच शक संदेह की दीवार खड़ी होने लगी। कभी नेटो के नाम पर साथ, कभी ट्रेड और सिक्योरिटी के नाम पर साझेदार, लेकिन आज वही अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर टेढ़ी नजरें डाल रहे हैं। 1990 के दशक के शुरुआती मतभेद में साझेदारी पर सवाल उठे। साल 2000 के दशक ने इराक युद्ध ने रिश्तों में दरार डाल दी। 2010 के दशक में डेटा प्राइवेसी और ट्रेड पर टकराव बढ़ा। 2020 से 23 में कोविड पॉलिसी और पेरिस समझौते से दूरी ने तनाव को नई ऊंचाई दी और 2024 और 25 में ट्रंप 2.0 के रिजीम ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया है। 2025 के अंत आते आते तक अमेरिका और यूरोप दो अलग अलग रास्ते पर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को लेकर तनातनी, अमेरिका का अलग फैसला, यूरोप का अलग फैसला। डिजिटल नियमों को लेकर टेंशन, रेगुलेशन यानी खुली जंग, अमेरिका बनाम यूरोप टकराव बढ़ चुका है। इराक युद्ध से शुरू हुई दरार, डेटा प्राइवेसी ने दूरी बढ़ाई, मामला डिजिटल पावर गेम तक पहुंच गया है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का डिजिटल बॉस मानता है और यूरोप जो रेगुलेशन के नाम पर टेक कंपनियों को कसना चाहता है, दोनों आमने सामने हैं। यूरोप कहता है कि टेक जायंट्स पर लगाम जरूरी है। यूरोप कहता है मिस इन्फॉर्मेशन पर लगाम जरूरी है, गलत सूचना पर लगाम जरूरी है। अमेरिका कहता है फ्री स्पीच पर हमला है। नतीजा, दो बहुत पुराने साझेदार आमने सामने प्रतिद्वंद्वी बनते जा रहे हैं। ट्रेड हो, सिक्योरिटी हो और अब डिजिटल फ्यूचर हो, हर मोर्चे पर तल्खी बढ़ रही है। कभी जिस साझेदारी को वेस्टर्न यूनिटी का चेहरा माना जाता था, यहां तक कि तमाम देशों ने मिलकर एक सैन्य अलायंस भी बना लिया नेटो के नाम से, आज वही रिश्ते तनाव के सबसे बड़े मैदान में बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते हैं कि नेटो को फंडिंग देना अमेरिका बंद करना चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है और यूरोपीय देश सैन्य बजट नहीं देते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, इसलिए नेटो का कोई मतलब नहीं है।
यूरोपीय संघ के टेक नियम और अमेरिका का उन पर हमला अब टकराव का मुख्य वजह भी बन गया है, विशेष रूप से टेक कंपनियों, डेटा नियमों और डिजिटल बाजार के मुद्दों पर। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक टकराव ने रिश्तों को तल्खी में बदल दिया है। लेकिन क्या ये केवल अस्थायी झड़प है या फिर आने वाले समय में एक लंबे शीत युद्ध की शुरुआत? ट्रंप की डिजिटल तानाशाही ने उस पुल को ध्वस्त कर दिया है जो अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की नींव था। यह वीजा बैन केवल एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि एक खुली चुनौती है जो भविष्य के डिजिटल विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। जो कभी साथ साथ थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस तनाव को सुलझा पाएंगे या फिर यह मामला अलग लेवल पर चला जाएगा। दोस्ती की नींव पर खड़ा यह रिश्ता अब दरारों से घिर चुका है। देखना होगा कि इसे दोनों साझेदार मिलकर सुलझा पाते हैं या फिर ये विवाद एक नया रूप लेता है। अगली खबर में बात करते हैं अमेरिका की उस धमकी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने खुलेआम 3 देशों के राष्ट्रपति वेनेजुएला, ईरान और कोलंबिया को अपने रडार पर ले लिया है। क्या वजह है कि अमेरिका ने धमकी दी और आखिर ये तीनों राष्ट्रपति अमेरिका के निशाने पर क्यों हैं? दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा। अमेरिका ने खुलेआम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दी। ये एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाती है। तो क्या अमेरिका अब हदें पार कर रहा है? यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इतनी बेबाकी से किसी भी कूटनीतिक शिष्टाचार को ताक पर रखकर 3 राष्ट्रपतियों को निशाना बनाया हो। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, ईरान के मसूद पेजेश्कियन और कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ यह वार्निंग सीधे तौर पर उनकी जान के लिए खतरा है। यह कदम न केवल इन देशों के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जिसने वैश्विक स्तर पर बड़ी हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने महज 2 दिन पहले साफ कहा कि मादुरो को वेनेजुएला छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी उनकी भाषा इतनी तीखी थी और इतनी निडर थी कि सीधा मादुरो को लेकर कही गई बात समझ में आई। अब इसके बाद हुआ क्या कि मादुरो की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा में 24 घंटे क्यूबा एजेंट्स की तैनाती की गई। सुरक्षा में कई लेयर बनाए गए। बॉडीगार्ड्स और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट्स की संख्या बढ़ा दी गई। यहां तक कि मादुरो स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस तक यूज नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करना बंद कर दिया है और वो लगातार अपनी लोकेशंस बदलते रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के माने तो निकोलस मादुरो अमेरिका की डर से इन दिनों सो नहीं पा रहे। उन्होंने अपनी सुरक्षा का जिम्मा क्यूबा के एजेंट्स को सौंप दिया है। उनके आसपास कोई फोन भी नहीं रखा जाता। मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें मारकर वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहता है। निकोलस मादुरो ने अपनी देश की तेल नीति और अमेरिकी विरोधी रुख से दुनिया की नजरों में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम मानते हैं। लेकिन यह धमकी नहीं, चेतावनी है, बल्कि साफ तौर पर मादुरो को निशाना बनाने का लक्ष्य। यह बयान न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन करता है, बल्कि अमेरिका की पक्षपातपूर्ण और ऑथोरिटेरियन फॉरेन पॉलिसी का परिचायक भी माना जा रहा है। अमेरिका की खुली धमकी एक नए आर्म्ड हस्तक्षेप की तैयारी तो नहीं, या फिर कोई केवल कूटनीतिक जोर आजमाइश का तरीका है। जो भी हो, निकोलस मादुरो की जान पर इस तरह की टिप्पणी पर एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट को जन्म दे सकती है, जिसे मादुरो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर पर हैं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब सिर्फ तेहरान के नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के रडार पर भी है। वजह कोई मामूली नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर टकराव की हालत है। अमेरिकी रडार पर क्यों है ईरान के राष्ट्रपति? ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष और 2025 की जंग को आप याद कीजिए। साल 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की लड़ाई हुई, जिसमें अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया।
पेजेश्कियन खुद एक इजरायली हमले में बाल बाल बचे। इजरायल पर उनकी हत्या की कोशिश के आरोप लगे। इस जंग के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, परमाणु कार्यक्रम क्षतिग्रस्त हुआ और पेजेश्कियन ने अमेरिका इजरायल की आलोचना की। हाल की खबरों में वो कह रहे हैं कि आफतें बरस रही हैं और ईरान की मिसाइलें इजरायल से कमजोर साबित हुई हैं। परमाणु समझौते और अमेरिका से बातचीत की कोशिशें। पेजेश्कियन बेसिकली रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं और शुरू में अमेरिका से परमाणु डील JCPOA की तरह बहाल करने की बात करते थे ताकि ईरान से सैंक्शंस हटाए जा सके और ईरान की इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर पाए। आपको पता होगा ईरान की इकोनॉमी बहुत डैमेज हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने सीधी तौर पर बातचीत को ठुकरा दिया। दिसंबर 2025 में पेजेश्कियन ने खुलकर कहा कि वो समस्याओं से हार मान चुके हैं। महंगाई, पानी की किल्लत और किसी तरह से अमेरिका से कोई डील ना हो पाना, मतलब पूरे देश का गर्त में चले जाना। वो अमेरिका पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाता है। ईरान के आंतरिक संकट जो है और पेजेश्कियन की निराशा, दोनों का जो कॉकटेल बना वो ईरान के लिए मुश्किलें पैदा कर गया। ईरान के क्षेत्रीय यात्राएं पर अमेरिका जो है वो नजर रखता है। दिसंबर में पेजेश्कियन कजाकिस्तान गए, तुर्कमेनिस्तान गए, रूस से करीबी बढ़ाई। अमेरिका इसे ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करने की कोशिश मानता है। खास करके ट्रंप के दूसरे रिजीम में ईरान पर सख्ती बढ़ा दी गई। और तीसरे नंबर पर आ गई कोलंबिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी सीधी चेतावनी दी और कहा कि उन्हें अब खुद का ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान का मतलब क्या समझेंगे? और एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा आप खुद का ध्यान रखिए, मतलब संकेत साफ है, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये खुली धमकी नहीं तो क्या है? और ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेट्रो को निशाना बनाते हुए और सामान्य रूप से तीखा बयान दिया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप का यह बयान राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर सख्त चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप की टिप्पणी इतनी खुली और आक्रामक थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शॉकवेव भी माना जा रहा है। तो ट्रंप ने क्या गुस्तावो पेट्रो को मारने की धमकी दी है? बड़ा सवाल है। ट्रंप की तल्खी की वजह क्या है, खासकर पेट्रो पर? ट्रंप कहते हैं कि कोलंबिया में ड्रग्स वृद्धि को रोकने में पेट्रो असफल रहे हैं और यही ड्रग्स अमेरिका में राष्ट्रीय खतरा, इंटरनल सिक्योरिटी है और कह रहे हैं ड्रग्स अमेरिकियों को निशाना बना रही है और ये जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो हम कार्रवाई करेंगे। कूटनीतिक एक्शन ले चुके हैं, वीजा रद्द कर दिया है, सैंक्शंस लगाए और तल्ख भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिकल प्रेशर है, सब्सिडी रोकने का ऐलान भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की नशीले पदार्थों की नीति और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग ने इसे रणनीतिक निगरानी में ला दिया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने आगे कहा कि पेट्रो जो कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। वो कहते हैं हमें कोलंबिया के लोगों से प्यार है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग कार्टल्स काम कर रहे हैं और अमेरिका में ड्रग्स बेच रहे हैं, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद कोलंबिया में टेंशन बढ़ गई और इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर इस बात पर है कि अमेरिका का यही कड़ा रुख रणनीतिक रूप से कैसे आगे जाएगा और अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबकी नजरें बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो दुनिया के 3-4 देशों का ही नाम आता है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चीन। और बात वर्ल्ड नाउ में चीन की। चीन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अद्भुत है, चमत्कारिक है और ऐसा करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। चीन सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक देश ने हाल ही में 1 टन स्केल
कि परीक्षण मैगलेव ट्रेन को महज 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा दिया। यानी एक ट्रेन जो 2 सेकंड में 700 किलोमीटर की स्पीड हासिल कर सकती है। और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगर वो टेस्ट विजुअल हो अपने पास तो वो दिखाया बजाय, जिसे चाइना ने ऑफिशियली जारी किया है। मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन जो 700 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर सकती है, वो भी महज 2 सेकंड में। क्या इसे कल्पना किया जा सकता है या ये कल्पना से भी परे है? मैगलेव क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 700 किलोमीटर की स्पीड, वो भी सिर्फ 2 सेकंड के टेस्ट में। ये ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब समझिए कि मैगलेव क्या है। मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। यह ट्रेन ट्रैक पर नहीं बल्कि चुंबकीय बल की मदद से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फ्लोट करती है, हवा में तैरती, ग्लाइड करती है। इससे फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है। आपने कभी 2 चुंबक लिया है? 2 चुंबक लीजिए, उसको डिफरेंट पोल्स पर चिपकाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं चिपकेंगे, वो स्लिप करेंगे। यही है एंटी फ्रिक्शन मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी यहां पर घर्षण नहीं होता है और वो आप देखेंगे चुंबक जो है वो फिसल जाएगा। और यही वो टेक्निक है जिसे इन ट्रेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है और इसलिए ट्रेन बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती है। 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार अचीव किया है चाइना ने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 10 साल तक लगातार इस पर काम किया चाइना ने। यह आम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से लगभग 3 गुना तेज है। साधारण हाई स्पीड ट्रेन लगभग 250 से 350 की स्पीड अचीव कर पाती है, वो भी 30, 40, 50 सेकेंड में, 60 सेकेंड में। इसमें सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रिक मैगलेव का इस्तेमाल किया गया है। सुपर कंडक्टिव मैगलेव का मतलब ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लगाए गए, जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इससे ट्रेन को अधिक तेजी से और कम ऊर्जा में चलाया जा सकता है। और यह करके चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैगलेव वहां नहीं चल रही। इससे पहले, अभी पिछले साल या 6 महीने पहले की बात की जाए तो 600 किलोमीटर 4 सेकंड में, 3 सेकंड में अचीव किया था चाइना ने। लेकिन अब ये जो टेस्ट किया है 2 सेकंड में 700 किलोमीटर, ये सबसे फास्टेस्ट टेस्ट है सुपर कंडक्टिव मैगलेव ट्रेन के लिहाज से। और भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा में। अमूमन ये 700 किलोमीटर की बात हो रही है। अमूमन जब आप फ्लाइट से उड़ते हैं, एरोप्लेन में आप जब चलते हैं, उसकी स्पीड कितनी होती है? यही 700, 800, 850, 900। तो जिस स्पीड से आप हवा में चल रहे होंगे, उस स्पीड से आप ट्रेन चलेगी। दुनिया की सबसे तेज सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रिक मैगलेव टेस्ट वाली ट्रेन बन गई। इस ट्रेन का विकास चीन की एक रिसर्च टीम ने किया है और इसे उच्च गति और कम ऊर्जा खपत के लिए डिजाइन किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट भविष्य में शहरी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन को क्रांतिकारी तौर पर बदल सकता है। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ यह ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में, कमर्शियल इस्तेमाल में कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है और वैश्विक स्तर पर मैगलेव तकनीक में चीन को दुनिया से कहीं आगे लाकर खड़ा कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी साधारण हाई स्पीड ट्रेनों से अलग है। मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से ट्रेन बिना किसी संपर्क के ट्रैक पर ग्लाइड करती है, यानी सरकती है, जिससे स्पीड और राइड दोनों बहुत स्मूथ और एक तरह से बेमिसाल बन जाते हैं। इस नए अचीवमेंट ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
और हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी में चीन की बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है। दुनिया अब चीन की इस अद्भुत तकनीक को नजदीक से देख रही है, जहां हाई स्पीड यात्रा भविष्य यहीं से शुरू हो सकता है। हालांकि हाई स्पीड ट्रेनें बहुत सारे देशों में चलती है। जापान में शिंकानसेन दुनिया भर में फेमस है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शिंकानसेन में यात्रा कर चुके हों। इसके अलावा चाइना में बहुत सारी बुलेट ट्रेन चलाई जाती है। भारत में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के लिए बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी, जिसका काम ट्रैक का और स्टेशन का लगभग पूरा हो चुका है। वहां पर भी चाइना की मदद से इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, जिसमें कि दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई स्पेशल कॉरिडोर, स्पेशल ट्रैक्स बनाए जाएंगे बुलेट ट्रेन के लिए। तो ये बड़ी तैयारी है भविष्य की। अभी मैं एक खबर देख रहा था चीन से। चीन टेक्नोलॉजी में किस तरह से पूरी दुनिया में आगे है। चीन ने एक स्टील प्लांट बनाया। अब आप सोचेंगे स्टील प्लांट बनाकर कौन सा तीर मार दिया चीन ने, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टील प्लांट में स्टील यानी लोहे को गलाने के लिए और स्टील को बनाने के लिए चाइना पारंपरिक फ्यूल को यूज नहीं कर रहा, जैसे कोयला यूज नहीं कर रहा या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा। वो यूज कर रहा है हाइड्रोजन फ्यूल, जीरो पोल्यूशन। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करके लोहे को गलाकर स्टील और लोहे के सामान तैयार किए जा रहे हैं, लोहे के प्लेट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इस लिहाज से तरक्की कर रही है पड़ोसी देश चाइना में, तो हमें भी कुछ इसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ आपको पसंद आई होगी। कल फिर होगी मुलाकात वर्ल्ड नाउ में दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव लगातार।